नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोर या नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट, जो कि नीट एग्जाम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे, जो कि अपने री नीट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट किया तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि री नीट 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, वीडियो को बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया है हम लोगों को, और इसको मैच कर कर करेक्ट आंसर हम लोगों को चुनना है। देखो, सबसे पहले तुम्हें दे रखा है ऑक्सीडेटिव, कंप्लीट नहीं दे रखा है, इसको तुम लोग कर लेना, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो है तुम्हारा, वो क्या होता है, तुम्हारा जब ग्लाइकोलाइसिस चलता है, जिसमें ग्लूकोज तुम्हारा 2 पायरुविक एसिड में टूट जाता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में जो तुम्हारा 6 कार्बन का ग्लूकोज है, जो कि साइटोप्लाज्म में 2 पायरुविक एसिड में टूट जाता है। अब इस पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिला तो ये कहाँ एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। जहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाके सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, ये पायरुविक एसिड जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला गया है, ये कन्वर्ट होगा तुम्हारा किस में, एसिटाइल, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो 2 कार्बन का है, और यहाँ तुम्हें पता है ये 3 कार्बन का था, ये 2 कार्बन का है, तो यहाँ 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ तुम्हें बता दूँ मैं, NaDH2 बनता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ एक एंजाइम काम में आता है, जिसका नाम है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है। ये एंजाइम पूरा एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर तुम्हारा क्या क्या होता है, तुम्हारा लाइपोइक एसिड होता है ना, तुम्हारा मैग्नीशियम आयन होता है। ठीक है, तुम्हारा कोएंजाइम ए होता है, तुम्हारा TPP होता है ना, ये सब सारी चीज़ें इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो देखो, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में सिट्रेट सिंथेज नहीं, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, बिल्कुल पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज काम में आया है, तो ए में तुम्हारा हो जाएगा 2। देखो, ए में 2 दे रखा है, 3 नहीं होगा, 2 3, तो फर्स्ट और थर्ड में से इसका आंसर हो सकता है। फिर देखो तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस जो है वो तुम्हारा साइटोप्लाज्म में चलता है। 3 साइंटिस्ट थे, एम्बेडेन, मेयरहोफ और पर्नाज, इसीलिए हम इसे EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, EMP पाथवे एसिड साइकिल। ठीक है, तो बी में तुम्हारा हो जाएगा 4, बी में 4 है। ठीक है, सी देखो, ऑक्सीडेटिव, ये भी ऑक्सीडेटिव दे रखा है, इसको पूरा कंप्लीट करना, फोस्फोराइलेशन यहाँ लिख लेना, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन जो है तुम्हारा, उसमें क्या होता है, एक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन जो तुम्हारा ETS है, इसी का दूसरा नाम हम बोलते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है, और इसके अंदर होता क्या है, ETS में एक्चुअली में ऑक्सीडेशन से ATP का फॉर्मेशन किया जाता है, इसीलिए ETS को ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन एक्चुअल में फॉस्फेट का जुड़ना है, और जब ATP में फॉस्फेट जुड़ता है तो क्या बन जाता है तुम्हारा ATP। तो ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीडेशन से ATP का फॉर्मेशन होना ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन है। फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस वाले में देखा था, लाइट की प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन से बनता है ना। फिर तुम्हारा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है ना, TCA साइकिल भी इसको बोला जाता है, TCA साइकिल है ना, जो कि क्या है, एक एंजाइम काम में आता है, सिट्रेट सिंथेज है ना। ये एंजाइम कहाँ काम में आता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जब TCA साइकिल चलता है, तो डी में हो जाएगा 1, तो थर्ड अपना करेक्ट हो जाएगा है ना।
आ गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है, करेक्ट आंसर देना है हम लोगों को। पहला है तुम्हारा ईटीएस का ये क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स सेकेंड ईटीएस में, थर्ड और फोर्थ, है ना। एक कॉम्प्लेक्स 5 भी होता है जिसे हम एटीपी सिंथेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है तुम्हारा ये होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसे किस नाम से जाना जाता है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये आ गया थर्ड। कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है उस सेकंड कॉम्प्लेक्स को हम नाम से जानते हैं FADH डिहाइड्रोजिनेज। पहला NADH डिहाइड्रोजिनेज है, दूसरा है FADH डिहाइड्रोजिनेज। ये जो दे रखा है यूबिक्विनोन FADH डिहाइड्रोजिनेज। तो 2 में हो जाएगा तुम्हारा 4। 3 देखो कॉम्प्लेक्स थर्ड। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो तुम्हारा है उसमें साइटोक्रोम BC1 होता है ना। और साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फोर्थ में होता है ना। तो इसमें फर्स्ट आएगा, C में तुम्हारा, D में तुम्हारा सेकेंड आएगा। खास बात है कॉम्प्लेक्स 4 में कौन आता है? ATP सिंथेज। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, फर्स्ट में थर्ड, B में 4, ये थर्ड आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इन ग्लाइकोलाइसिस ATP इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ। ATP कब बनता है? तो देखो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में चलता है सेल में। ठीक है, कॉमन पाथवे है एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन का। फर्स्ट और थर्ड स्टेप में तुम्हारा एक ATP यूज होता है। ठीक है, तुम्हारा 7th और 10th स्टेप के अंदर तुम्हारा 2 ATP बनता है ना। 2 ATP बनता है। 7th में 2 बनेगा और 2 ही काम बनेगा 10th में। एक ATP तुम्हारा 1 में खर्च हुआ है, एक ATP तुम्हारा 3rd में खर्च हुआ, यानी बनता 4 है और खर्च तुम्हारा 2 हो जाता है। फर्स्ट और थर्ड स्टेप में 2 खर्च हो जाता है, 7 और 10 में 2 बनते हैं, तो टोटल 4 बनते हैं। तो 4 में से 2 गया, तो नेट गेन जो है वो अपना नेट गेन कितना आता है? नेट गेन कितना आता है ATP का? 2 ATP, है ना। ये नेट गेन है अपना। लेकिन तुमसे पूछे टोटल गेन, टोटल गेन, तो तुम ध्यान रखना एक 6th स्टेप में तुम्हारा NADH2 बनता है और एक NADH2 3 ATP, सॉरी 2 बनता है ना, 2 बनता है। ठीक है, एक NADH2 तुम्हारा 3 ATP के बराबर है, तो 2 कितने के बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर। तो 6 ATP इससे भी मिलती है। बट ये कहाँ जाएगा? ये जब ETS में ऑक्सीडेशन होगा, ETS में इस NADH2 का, तब ये 6 ATP देगा। तो टोटल ATP अगर हमसे पूछ ले ग्लाइकोलाइसिस में तो कितनी बताएंगे? 8 ATP। टोटल ATP 8। लेकिन नेट गेन पूछे तो कितना है? नेट कितना मिल रहा है? 2। ठीक है, तो देखो कब बनता है। अब देखो ये जो 7th और 10th स्टेप है, ये कौन से स्टेप है? तो 7 स्टेप जो है तुम्हारा फ्रक्टोज, 7th स्टेप जो है तुम्हारा वो तो है तुम्हारा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से तुम्हारा क्या बनता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है ना। 7th स्टेप तो है तुम्हारा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ठीक है, और जो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है वो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, जिसमें एक ATP खर्च होता है। और थर्ड स्टेप तुम्हारा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट बनता है, तब एक खर्च होता है। तो इन दोनों में तो खर्च होता है, बनता किस में है? ओनली थर्ड में। तो थर्ड अपना करेक्ट आंसर है। 10 स्टेप जो है तुम्हारा वो है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से तुम्हारा पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, क्लियर है? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। What is the net gain of ATP? Net gain of ATP. Each molecule of glucose is converted into 2 molecule of pyruvic acid. तो कितना है नेट? 2। और टोटल पूछता तो कितना बताता? 8, है ना। इसने नेट पूछा है तो कितना बताया? 2। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, है ना, RQ। इसकी वैल्यू ट्राइपामेटिन के लिए। तो देखो तुम्हारा जो ट्राइपामेटिन है वो एक फेट है, और फेट का जो RQ होता है वो होता है 0.7। प्रोटीन के लिए इसी तरीके से, प्रोटीन के लिए ध्यान रखना, प्रोटीन के लिए होता है तुम्हारा 0.9। प्रोटीन्स के लिए कितना होता है? 0.9।
कार्बोहाइड्रेट के लिए तुम्हारा कितना होता है 1। कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होता है 1। जो एसिड होते हैं जैसे कि तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड है ना, एसिड वगैरह जो है ऑर्गेनिक एसिड वगैरह है, इस ऑर्गेनिक एसिड के लिए होता है मोर देन 1। कितना होता है मोर देन 1। तो ये चीज़ें कुछ तुम्हें याद है। पहली बात तो RQ क्या है, RQ है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है अपॉन कितना ऑक्सीजन यूज किया है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रेस्पिरेशन में जो रेशियो है वो क्या है RQ है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, जो कि तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 है, प्रोटीन के लिए 0.9 है, फैट के लिए 0.7 है, और ऑर्गेनिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड वगैरह के लिए 1 से ज़्यादा है। तो ये तुम्हारा ट्राइपामेटिन क्या था लिपिड, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 0.7। क्लियर है। इसी तरह के क्वेश्चन नेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैंने फैट का दिया है, हो सकता है तुमसे प्रोटीन पूछ ले तो तुम क्या बताओगे 0.9, ऑर्गेनिक एसिड पूछ ले तो तुम 1 से ज़्यादा बताओगे। ठीक है, तो ये वो पोर्शन है। अब देखो मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन लिए उनमें मैंने RQ का क्वेश्चन लिया है, तो मतलब RQ इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ ग्लाइकोलाइसिस का क्वेश्चन लिया है तो ग्लाइकोलाइसिस नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें तो पूरा चैप्टर कवर करना है। ठीक है, और मैं उस चैप्टर में से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर रहा हूँ ना, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फर्स्ट स्टेप है ये ग्लाइकोलाइसिस का, जो कि कहाँ चलता है साइटोप्लाज्म में। द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय, और ये जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस की, जो कि कौन से एंजाइम से कैटलाइज्ड होती है। तो इसमें जो ग्लूकोज जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज, और यहाँ एक ATP क्या होती है खर्च होती है ना, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रोल ऑफ NAD इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में NAD का रोल क्या है। ठीक है, तो सिंपल सीधा याद रखना कि NAD जो है वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। क्या होता है NAD तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। ये बोल रहा है एंजाइम नहीं, इलेक्ट्रॉन कैरियर बिल्कुल। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सोर्स ऑफ ATP सिंथेसिस नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। NAD तुम्हारा क्या है इलेक्ट्रॉन कैरियर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, कि NAD जो है तुम्हारा क्या है इलेक्ट्रॉन कैरियर है। फंक्शन किसकी तरह काम करता है इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा तुम्हारा गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है। पहला देखो, एंजाइम ऑफ TCA साइकिल, जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है ना, आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। बिल्कुल TCA साइकिल तुम्हारा कहाँ रन होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है, तो इसके जो एंजाइम है वो भी वहीं प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट एक एंजाइम को छोड़ के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, एक्सेप्ट एक एंजाइम को छोड़कर। उस एंजाइम का नाम क्या है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में है ना। ये एंजाइम तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में है। इंपॉर्टेंट है भैया, ये एंजाइम कहाँ है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में है। ठीक है, तो याद रखना जितने भी TCA साइकिल तुम्हारा रन होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, तो TCA साइकिल के जितने भी एंजाइम है सारे मैट्रिक्स में रहते हैं एक्सेप्ट एक के, जिसका नाम है तुम्हारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। तो ये तो तुम्हारा सही है, हमें तो गलत चुनना है। फिर देखो, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोसोल, साइटोप्लाज्म में चलता है, बिल्कुल सही बात है, तो ये आंसर भी अपना नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, ग्लाइकोलाइसिस operates as long as it is supplied with NAD that can pick up hydrogen atom। बिल्कुल सही बात है, ग्लाइकोलाइसिस में जो है NAD मिलता रहेगा तभी ग्लाइकोलाइसिस चलता रहेगा, NAD नहीं मिलेगा तो ग्लाइकोलाइसिस भी बंद हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारा सही है। फिर देखो फोर्थ ऑप्शन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी ETS टेक प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। गलत बात है, ये कहाँ चलता है तुम्हारा आउटर में नहीं चलता है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है ETS। तो ये तुम्हारा गलत हो गया। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट पूछ सकता है
कि ईटीएस कहाँ रन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। टीसीए साइकिल मैट्रिक्स में चलता है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में चलता है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फोर्थ अपना करेक्ट होगा क्योंकि ये गलत है, गलत हम लोगों से पूछा था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। एक सिट्रिक एसिड साइकिल में कितने नंबर में तुम्हारा फॉस्फोराइलेशन होता है? तो ध्यान रखना, एक ही बार सिट्रिक एसिड साइकिल में जो है तुम्हें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी तुम देखते हो 3 NADH2 बनते हैं, एक FADH2 बनता है, DH2 बनता है और एक ATP बनता है। तो ये जो ATP एक डायरेक्ट बन रहा है यही सबस्ट्रेट लेवल पे है ना। तो एक आंसर होगा इसका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर, कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी होता है, यानी लिंक रिएक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लिंक रिएक्शन या जिसको हमने बोला था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, एक ही बात है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलो या लिंक रिएक्शन बोलो, दोनों एक ही बात है। और ये क्या है? पायरुविक एसिड से जब तुम्हारा क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बनता है, वो रिएक्शन है लिंक रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। यहाँ मैंने बताया था एंजाइम तुम्हारा कौन सा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें तुम्हारा Mg+ मैग्नीशियम आयन तुम्हारा काम में आ रहा था, है ना। TPP था, मैग्नीशियम था, कोएंजाइम ए था, पूरा एंजाइम कॉम्प्लेक्स था, स्टार्टिंग में ही बताया था ना। लिंक रिएक्शन क्यों बोला? क्योंकि इधर तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस से ये ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में टूट के पायरुविक एसिड बना था, अब इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलता है तो ये क्या जाएगा? TCA साइकिल, क्रेब साइकिल जिसे बोलते हैं, TCA साइकिल यानी क्रेब साइकिल में जाएगा। तो जो क्रेब साइकिल में जब ये जाएगा, ठीक है, तो पायरुविक एसिड डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकता है। पायरुविक एसिड सबसे पहले जाता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, फिर इससे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रेब साइकिल में एंटर करेगा, है ना। तो ये जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, यहाँ जो इतनी रिएक्शन है, ये ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब साइकिल से जोड़ रही है, इसीलिए हम इसे लिंक रिएक्शन बोलते हैं या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्यों बोला? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है। क्लियर है? इसी के अलावा तुमसे देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तुम्हारा जो है एनर्जी जो बनता है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, तो ध्यान रखना, जब तुम्हारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या एल्कोहल फर्मेंटेशन, जिसे हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में तुम्हारा एटीपी टोटल मिलता है 2 ATP, ठीक है। और एरोबिक में जब तुम देखोगे, एनएरोबिक में तो तुम्हारा कितना बना है? एनएरोबिक में तो तुम्हारा 2 ATP बना है, जबकि एरोबिक में तुम्हारा कितना बनता है? 36 से 38 बनता है ना। और एग्जैक्ट डाटा पूछे तो तुम लोग बता देना 38 बनता है, बनता 36 से 38 है ना। अब देखो एरोबिक में जो है एनर्जी बन रहा है लेस देन 7% से भी कम एनर्जी बन रहा है ना। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले तुम्हें कि फर्मेंटेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में कितना ATP बनता है, तो तुम क्या बताओगे? लेस देन 1%, ठीक है। तुमसे पूछे कि कौन सा ऐसा रेस्पिरेशन है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, तो तुम देखोगे यहाँ तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज होता है, यहाँ हुआ। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है तुम्हारा, इसके अंदर तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। एनएरोबिक में तुम्हारा जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, एक तुम्हारा एल्कोहल बनता है, तो जब एल्कोहल बनता है तो उसके साथ तो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन लैक्टिक एसिड बनता है तो यहाँ लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। तो ये ध्यान रखना, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है? तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। यहाँ एल्कोहल में भी तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब एनर्जी बनेगी तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन ही रहा है एरोबिक में, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। क्लियर है? इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हो। आप वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना,
अपने दोस्तों को शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, है ना। बेल आइकन दबा लेना ताकि रीनीट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।